Bismillahirrahmanirrahim. This video is about how to run system.window.form in three different styles. Let me repeat. This video focuses on how to run system.window.form in three different styles. देखें यहाँ पे लिखा है below statement is not executed in Visual Studio 2019 console application. अगर आप इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे Visual Studio 2019 में तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसकी रेजोल्यूशन, इसके स्टेप्स भी मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। और मैंने दरअसल एक तो थ्री डिफरेंट स्टाइल से इन्फॉर्मेशन दूँ, मतलब कि इस वीडियो का मकसद ये है कि तीन मुख्तलिफ अंदाज से बताया जाए और मज़ीद ये कि कुछ और भी, ठीक है। तो अब ज़रा पहले हम ये देखते हैं कि क्या डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम ये चलाएं तो ये चल पड़ेगा। पहले हम उसको देखते हैं। देखें जी, पहले मैं डायरेक्टरी करके मैं देखूंगा इसमें क्या कंटेंट्स पड़े हैं। इस डायरेक्टरी में ये कंटेंट्स पड़े हैं, ठीक है। अब टाइप program.cs, देखें जी, ये program.cs हमारी फाइल थी, उसके कंटेंट्स ये हैं, ठीक है। और उसके कंटेंट में ये लाइन शामिल है system.window.form.message box। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि C# के अंदर, क्योंकि ये बात ही C# की हो रही है, तो देखिए जी, system.window.form ये नेम स्पेस है, ठीक है। और मैसेज बॉक्स वहाँ की क्लास है और शो वहाँ का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और वो प्री डिफाइंड फंक्शन और ये जो शो का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये ओवरलोड हुआ है। ये इसके काफ़ी ओवरलोड्स मौजूद हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट के साथ, दो आर्ग्यूमेंट के साथ, तो यहाँ पे हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं। अच्छा, सवाल ही पैदा होता है कि अभी हमारा इस वीडियो का फोकस ही ये था system.window.form को चलाया जाए 3 मुख्तलिफ अंदाज में। तो अब इसे चलाते हैं। क्या ये वर्क करता है डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट पे? CSC is the name of C# compiler and the name of file is program.cs. प्रोग्राम, देखें जी, उसने हमें ये वर्क कर रहा है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे ये वर्क कर रहा है बड़ी आसानी के साथ, हमें कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ी। दिस इज़ Visual Studio 2019 कम्युनिटी एडिशन और अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड। ओके, फाइन। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, ठीक है। वो ये चीज़ है कि कंसोल एप्लीकेशन विंडो फॉर्म को यूज़ करे, ठीक है। वो मैंने इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम 2 बनाया हुआ है। डिफरेंट स्टाइल से इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं CSC इज द नेम ऑफ C# कंपाइलर एंड program 2 डॉट, पहले से कंटेंट्स देख लेते हैं। टाइप program2.cs, देखें जी, ये इस program2.cs के कंटेंट्स ये हैं सारे, ठीक है। अच्छा, ये दरअसल प्रोग्राम कंसोल एप्लीकेशन का ही है जो कि आगे से विंडो फॉर्म को ओपन करता है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि क्या ये प्रोग्राम डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट पे चल रहा है, क्योंकि अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे आहिस्ता मूव करेंगे इस चीज़ पर कि 2019 Visual Studio 2019 पर ये स्टेटमेंट क्यों नहीं चल रही। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ये कह लें कि इब्तिदा कर रहे हैं, एक आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको CSC program2.cs program2, enter name of depositor Ali, enter account number 1 2 3 4 5, enter the amount to deposit 1000 and the current balance is 2000, क्योंकि हमने 1000 पहले से सेट किया हुआ था और 1000 यहाँ से दिया तो 2000 हो गया। मैं 1200 निकलवाना चाहता हूँ। अब देखें, उसने यहाँ पे ये विंडो, ये जो है ना, ये विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन है, उसने कंसोल एप्लीकेशन ने विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को ओपन किया है। अच्छा, यहाँ से मैंने विड्रॉ करता हूँ तो मुझे कहता है जी रिमेनिंग बैलेंस 800 है, ठीक है, क्योंकि हमारा बैलेंस था 200
और मैंने 1200 विड्रॉ किया, ठीक है। टोटल डिपॉजिट मेरा कितना हो गया था 2000, और मैंने विड्रॉ किया 1200, तो रिमेनिंग बैलेंस हुआ 800, ठीक है। और यहाँ से अब मैं कहूँगा मैंने 1200 और निकलवाना है, तो वो मुझे कहेगा नॉट सफिशिएंट बैलेंस, और रिमेनिंग बैलेंस आपका फिर 800 ही है, ठीक है जी। चलें ठीक है, ये हमने अभी एक अप्रोच देखी है कि जिसमें system डॉट विंडो डॉट फॉर्म और ये डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट देखें। आप सबसे पहले इसकी टाइटल बार देखें, डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर VS 2019। ये जो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट है किसका, विजुअल स्टूडियो 2019 का, ठीक है। ये मैंने वो ओपन किया हुआ है। तो विजुअल स्टूडियो 2019 के डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट में system डॉट विंडो डॉट फॉर्म वर्क करता है, ठीक है। और मैंने आपको मुख्तलिफ अंदाज में दिखा भी दिया। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो 2012 की तरफ। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लेके चलूँगा, ठीक है, ताकि कोई मसले मसाइल ना रहे। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट में विंडो कंसोल एप्लीकेशन को ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ये फाइल्स बना के रखी हुई हैं। फर्स्ट करने में यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है, और Ctrl+A Ctrl+V, और यहाँ से सेव किया और मैं इसे चलाता हूँ। तो क्या हो गया, वो कहता है जी देयर वर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। तो उसने यहाँ पे हमें एरर सी दी, कहता है कि आप कोई नेम स्पेस या रेफरेंस देना भूल गए हैं। तो बिल्कुल हम क्योंकि वो फॉर्म्स को, क्योंकि वो सिस्टम डॉट विंडो के नेम स्पेस को तो जानता है, लेकिन वो फॉर्म के नेम स्पेस को नहीं जान सक रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड रेफरेंस करना पड़ेगा। ऐड रेफरेंस, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा system डॉट विंडो डॉट फॉर्म, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब उसको जो ये देखें, अब इस रेफरेंसेस, इसकी जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है इसमें रेफरेंसेस में देखें तो उसने यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करवा दी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये मसला तो आसानी से हल हो गया, ठीक है। विजुअल स्टूडियो, अच्छा ये कौन सा स्टूडियो है फिर से बता दूं, ये विजुअल स्टूडियो 2012 अल्टीमेट एडिशन है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिर्फ एक ऐड रेफरेंस किया और उस ऐड रेफरेंस के नतीजे में ये प्रोग्राम चलने लग गया। दिस इज़ विजुअल, अच्छा वो मैसेज वो वही पुराने वाला दे जा रहा है, चलो, लेकिन फ़िलहाल चलाना काम था, क्योंकि अब जो है ना ये था। अब इसकी टॉप बार देखें तो ये एक इसका आइकन देख लें, ये विजुअल स्टूडियो 2012 अल्टीमेट एडिशन का है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं एक और प्रोजेक्ट खोलता हूँ और वो भी कंसोल एप्लीकेशन का ही होगा। अच्छा, ये जो कंसोल एप्लीकेशन का होगा, यहाँ से मैं ये जो इसकी जो इसने जो program.cs रखी हुई है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐड करता हूँ विंडो फॉर्म ऐड किया, इसको यहाँ से ऐड करवा लिया और इसको यहाँ से रीनेम कर लिया, कि इसको यहाँ से रीनेम कर लिया और कह दिया कि ये program.cs ही है, ठीक है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि ये विंडो फॉर्म किस लिए यूज़ होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, C# के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम कोड बिहाइंड फाइल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख के रखा हुआ है, Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। और मैं ऐसे सेव करता हूँ और स्टार्ट, मैं कहता हूँ जी इसको चलाओ। वो कहेगा कि देयर वर बिल्ड एरर्स, इसमें तो एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। एरर्स क्या आ रहे हैं जी, ये कह रहा है कि जी program.dispose bool not suitable method found to override, ठीक है। अच्छा, वो जो ये एरर आ रहा है कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है जी किस फाइल में आ रहा है, program.designer.cs और लाइन नंबर 14। तो ये program.designer.cs और लाइन नंबर 14 ये तकरीबन बनती है, और यहाँ पे वो हमें अंडरलाइन दे रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है। तो कहते हैं यार ये ओवरराइड कोई फंक्शन है डिस्पोज, ये आप क्या बात कर रहे हो। उससे मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड करवा लेते हैं system.window.form की, यूजिंग
सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म्स, ठीक है जी। और अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो हमें ऐड रेफरेंस हमें करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमने विंडो फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐड कर लेता है, ठीक है। और अभी भी चला के देखते हैं, फिर चला के देखते हैं, वो कहेगा अभी भी बिल्ड एरर्स हैं, और वो कह रहा है कि लाइन नंबर 16 पे हैं, ठीक है। तो इसका भी एक हल है कि वापस इस डिज़ाइनर पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको इस डिज़ाइनर की कहानी भी अभी बताता हूँ। ये हमने इनहेरिटेंस दी कि फॉर्म से आप इनहेरिट कर लो, और अब इसे चलाते हैं। वो कहेगा अभी भी बिल्ड एरर्स हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम डॉट सी एस, मतलब ये प्रोग्राम डॉट सी एस हमारी वाली है, ठीक है। इसकी लाइन नंबर 7 पे एरर्स हैं, अनदर पार्शियल डिक्लेरेशन ऑफ दिस टाइप, ठीक। अच्छा, हमने यहाँ पे करना ये है पब्लिक पार्शियल, और इसे सेव करते हैं। वो कह रहा है अभी बिल्ड एरर्स हैं, इनिशियलाइज कंपोनेंट विद द सेम पैरामीटर, और हमारी अच्छा लाइन नंबर 31, अच्छा एक हमने भी एक बनाया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसको हटा देना है, क्योंकि अच्छा मैं आपको तो ना ये चीज़ दरअसल ना इनिशियलाइज कंपोनेंट जो दिया गया है, ये देखें डिज़ाइनर पे आएंगे, यहाँ पे आप ऐड करें, देखें ये हूबहू वही फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो कह रहा है ये डबल डबल हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब चलाते हैं, तो वो अब प्रोग्राम चलने लग गया है। फ़ॉन्ट साइज 18 कर देते हैं। एंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर अली, एंटर अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट 1000, करंट बैलेंस इज 2000, क्योंकि एक हमने पहले से बना के रखा हुआ था। विड्रॉ मैं 1200 निकलवाना चाहता हूँ। और देखें जी, कंसोल एप्लीकेशन ने विंडो फॉर्म को यूज़ किया, और यहाँ और मज़ीद ये कि ना सिर्फ विंडो फॉर्म को यूज़ कर रहा है, बल्कि अब वो विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन खोल रहा है कंसोल एप्लीकेशन के अंदर से। देखिए जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमने शुरू में बनाया था ये कंसोल एप्लीकेशन थी। कंसोल एप्लीकेशन ने आगे से विंडो फॉर्म को तो यूज़ कर ही रहा है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म, लेकिन कंसोल एप्लीकेशन आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन खोल रही है, ठीक है ना। ये वो एप्लीकेशन जो विड्रॉ का बटन बना हुआ है। रिमेनिंग बैलेंस 800, मैं और निकलना चाहता हूँ, तो कहेगा सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, रिमेनिंग 800 ही है। इसका मतलब है कि मैं 1200 और निकलवाना चाह रहा हूँ, तो कहेगा जी ऐसा नहीं हो सकता, आपका बैलेंस 800 ही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब मैं डिफरेंट स्टाइल से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैं उधर आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमने ये भी चला लिया, ठीक है। ये थी कंसोल एप्लीकेशन जो आगे से सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म को तो यूज़ करती है, लेकिन अब ये कंसोल एप्लीकेशन विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन आगे से खोल रही है, ठीक है। अच्छा, और वो एप्लीकेशन कैसे खोल रही है, देखिए मेन के अंदर हमने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म और एप्लीकेशन डॉट रन, मतलब कि अब ये जो कंसोल एप्लीकेशन है ये विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को रन कर रही है, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर हम इसके प्रोग्राम को देखें तो अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि सी शार्प के अंदर जो हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर 6 किस्म के हैं, ठीक है ना। और जिनमें से पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तो ये तो हर एक में होते हैं, कुछ होते हैं इंटरनल भी होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड, ऐसे कुछ कुल मिला के ये 6 होते हैं, ठीक है। तो क्लास की बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होती है ना वो इंटरनल होती है, लेकिन अब हमने इसे जानबूझ के पब्लिक कर दिया एक्सेस को। अच्छा, जो क्लास के जो मेंबर हैं, अगर मैं यहाँ से प्राइवेट हटा दूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से प्राइवेट हटा दूँ तो जो इस हमारे डाटा मेंबर की जो एक्सेस होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर फर्स्ट कर लें कि मैं देखें ना, अगर मैं यहाँ से प्राइवेट हटा भी दूँ, ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक्सेस तो बताई नहीं कि इसकी इस डाटा मेंबर की एक्सेस क्या है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ अ क्लास की एक्सेस प्राइवेट होती है, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है। तो अच्छा, क्लास की जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस है वो इंटरनल होती है, और जो मेंबर ऑफ अ क्लास की बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस प्राइवेट होती है। लेकिन अभी चूँकि हमने एक्सप्लिसिट कर दी है क्योंकि क्लास एक पार्शियल क्लास है। अच्छा, अब इसकी तफसील फ़िलहाल चले मैं बता ही देता हूँ कि देखें जी, जो है ना, मतलब कि फ़िलहाल ये इसका टॉपिक से इसकी कोरिलेशन नहीं बन रही, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि देखिए जी, आपने जब विंडो फॉर्म की, ये दरअसल विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन है। ये क्या है जी, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे आके प्रोजेक्ट में जाएंगे ना,
तो देखें ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन ये दरअसल वो है, ठीक है। अच्छा, ये जो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है ना, ये इसका यहाँ पे होता है टूल बॉक्स, ये ठीक है, कॉमन कंट्रोल्स ऑल विंडो फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से प्रॉपर्टी सेटिंग करते हैं, तो आप बड़ी खूबसूरत सी एक डेस्कटॉप यूआई तैयार कर सकते हैं। फिलहाल ये मकसद बताना नहीं था, बताना ये मकसद है कि पार्शियल क्लास का क्या मतलब है। कि देखें, हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसके पीछे सी शार्प के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे सी शार्प के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स आप नहीं बना रहे बल्कि ये डिज़ाइनर बना रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम है प्रोग्राम डॉट डिज़ाइनर डॉट सी एस। अच्छा, एक मिनट, हाँ, ये देखें ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिज़ाइन, तो ये दरअसल विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का डिज़ाइनर खुला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और प्रॉपर्टी सेटिंग करेंगे यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी सेटिंग है, ठीक है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से प्रॉपर्टी सेटिंग की, तो बड़ी खूबसूरत सी डेस्कटॉप यूआई क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी आप देखें ना, यहाँ से इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ी आसानी से जो एक चीज़ की यहाँ पे बनाई है, इसके पीछे से आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट डिज़ाइनर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में भी एक होता है डिज़ाइनर और एक होता है कोड बिहाइंड फाइल। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि देखें प्रोग्राम डॉट डिज़ाइनर डॉट सी एस, तो इसका मतलब ये है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये डिज़ाइनर की कोड बिहाइंड फाइल है, ठीक है। ये डिज़ाइनर की कोड बिहाइंड फाइल है, और ये दरअसल पार्शियल है, ठीक है। और पार्शियल का दरअसल मकसद ये है, एक पार्शियल क्लास ये डिज़ाइनर बना रहा है और एक पार्शियल क्लास उसने हमें दे दी, ठीक है। मतलब कि ये दो पार्शियल क्लासेस मिलके कंबाइन होके एक एप्लीकेशन बन जाएगी, मतलब कि ये दो पार्शियल फाइल्स मिलके एक फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। ये दो आपको बज़ाहिर तो ये मुख्तलिफ दो फाइल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सब कुछ मिल मिला के एक फाइल में मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर पार्शियल का लफ्ज़ बीच में से निकल जाएगा। तो एक पार्शियल क्लास वो डिज़ाइनर बनाता है और एक पार्शियल क्लास हमारे हाथ में होती है। तो जो हमारे हाथ में होती है उसमें हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म, दरअसल फोकस ही हमारा सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म पे था। लेकिन चूंकि अब अगर ये क्लियर हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, इसको हमने रन करके भी देख लिया, ठीक है। और अच्छा, और मैं फिर बता दूं कि ये जो विंडो डॉट फॉर्म है, ये दरअसल सी शार्प के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने क्या देखा कि जो अभी हमने दो चीज़ें देखी हैं, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ डेमो के फोल्डर में। देखें, ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस है ना, ये सिंपल सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म को यूज़ कर रही है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें ना, ये दरअसल सिंपल सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म को यूज़ कर रही है, लेकिन ये भी कंसोल एप्लीकेशन है। लेकिन जो ये वाली कंसोल एप्लीकेशन है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, मेन में है ज़रा, ये देखें। लेकिन ये कंसोल एप्लीकेशन ये विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को रन कर रही है, ठीक है। अब आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए कि डिफरेंट सेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, ठीक है। तो ये कंसोल एप्लीकेशन ये सिर्फ सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म को यूज़ कर रही है, लेकिन जो ये कंसोल एप्लीकेशन है ये आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को रन कर रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा एक WPF, वो भी विंडो फॉर्म को यूज़ करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट WPF एप्लीकेशन, ओके। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये जो WPF एप्लीकेशन है ना, ये भी सी शार्प के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल वही चीज़ है कि आप यहाँ से उस ड्रैग एंड ड्रॉप करें। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से मैंने कोई बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टी सेटिंग करेंगे और आप बड़ी एक खूबसूरत सी डेस्कटॉप यूआई तैयार कर लेंगे। फिर वही बात, यहाँ पे एक एक्स कोलन क्लास, देखें ये विंडो और ये एक्स कोलन क्लास है। और एक्स कोलन क्लास का मतलब है कि देखिए जी, अब ये जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इसके पीछे भी सी शार्प के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब एक जो सी शार्प की क्लास है, एक पार्शियल क्लास डिज़ाइनर बना रहा है, और एक पार्शियल क्लास हमारे हाथ में होगी जिसको कहते हैं XAML.cs, ठीक है। एक ये वो फाइल है, ठीक है। XAML के अंदर हम वो जो आप ये समझ लें कि एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट हो रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए,
ठीक है। आपको पता है कि एक काम करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जैमल के यहाँ पे दरअसल ये जो जैमल है ना, ये दरअसल HTML को कॉपी किया गया है। ये जो आप ये देख रहे हैं, विंडो का टैग देख रहे हैं, ग्रिड का टैग देख रहे हैं, बटन का टैग देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लेबल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये लेबल का टैग खुद ब खुद क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसने लेबल का टैग भी क्रिएट कर दिया और इसके पीछे एक C# का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। और उसको एक पार्शल फाइल में रख दिया, ठीक है, पार्शल फाइल में। अब वो एक पार्शल फाइल डिज़ाइनर बना रहा है WPF का, और एक पार्शल फाइल हमारे हाथ में है। लेकिन अब देखें ना, ये अब मेरा फोकस तो सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म पे था, लेकिन ये एक किस्म की ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही सही। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि एक पार्शल क्लास डिज़ाइनर बनाता है और एक पार्शल क्लास हमारे हाथ में जिसको कहते हैं XAML.cs, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए ना, ये मैंने एक XAML का कोड। अच्छा, मैं एक और बात आपको बतानी थी कि ये जो XAML है ना, ये जो XAML है ये दरअसल HTML को कॉपी किया गया है, ठीक है ना। ये XAML दरअसल HTML को कॉपी किया गया है। देखिए, HTML में आप टैग्स बनाते हैं, ठीक है ना। आप पैराग्राफ का P टैग बनाते हैं, एंकर के लिए आप A टैग बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दरअसल उन्होंने ये जो XAML वाले हैं ना, XAML की जो एक चीज़ है, इस XAML ने HTML को कॉपी किया है कि HTML में भी टैग्स होते हैं तो XAML में भी टैग्स होंगे, ठीक है। और दरअसल इनका मकसद क्या है XAML का? ये जो XAML है ये दरअसल डेस्कटॉप UI मतलब यूज़र इंटरफेस, फ्रंट एंड, ठीक है ना। ये जो XAML दरअसल एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर रहा है। तो यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए आप C# के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक HTML की इन्वायरमेंट आपको देते हैं, ठीक है, और आप HTML की इन्वायरमेंट लेके ये एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर लें। तो ये एक किस्म का उन्होंने आसानी पैदा करने की कोशिश की। अच्छा जी, ये आपको दरअसल बैकग्राउंड भी पता लगने लग गया है, क्योंकि अगर मैंने दरअसल इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है, जो दरअसल एक दूसरी वीडियो थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं डिपेंडेंसी क्रिएट ना करूं, ताकि आप कहें कि ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है कि किसी दूसरी वीडियो पर किसी दूसरी चीज़ को देख के डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। वो मैं अब उस डिपेंडेंसी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी कि हाँ, मैं यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ से Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। तो ये देखें, दरअसल ये मैंने सारी ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉपर्टी सेटिंग की हुई थी, तो मैंने बस यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, तो देखें उसने यहाँ से एक ये चीज़ बना ली, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये जो XAML.cs है, कोड बिहाइंड फाइल उसकी, ये भी मैं यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कर देता हूँ और इसमें आके Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो क्या ये भी चलेगा? देख लेते हैं। वो कहता है जी इसमें बिल्ड एरर्स हैं। अच्छा जी, वो कहता है जी हमें उसने एरर्स की बहुत सारी भरमार कर दी है। कहता है जी मुझे नेम स्पेस नहीं मिला फॉर्म का, ठीक है, और इस किस्म की बातें। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कहेंगे ऐड रेफरेंस और यहाँ से system.window.form का उसको एक असेंबली मतलब रेफरेंस दे देते हैं और इसको सेव करते हैं और फिर चलाते हैं। ठीक है, उसने हमें ये एप्लीकेशन तैयार हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ अब मैं ज़रा वो जो है ना रिलेशनशिप अभी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। BC1802001116 और 116। यहाँ से मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो ये कहता है, अब देखिए ये विंडो फॉर्म है, ठीक है ना। ये दरअसल वो system.window.form ये वो वाली बात है, ठीक है। अब दरअसल WPF की एप्लीकेशन भी system.window.form को यूज़ कर सकती है कि लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, उसने कहा जी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। फर्स्ट कर लो, मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ और एंटर कहेगा ये रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं, एरर ड्यू टू प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो मैं क्लिक्स कर रहा हूँ ये दरअसल इवेंट हैंडलिंग है, ठीक है। ये जो मैं क्लिक्स कर रहा हूँ और ये इवेंट हैंडलिंग है, और ये इवेंट हैंडलिंग दरअसल सुपर ऑसम फंक्शंस ही होते हैं। अब मैं एग्जिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी, ठीक है।
और ये दरअसल मैंने ये जो है ना, ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं कि ये लॉगिन के बटन पे लॉगिन बटन क्लिक पे क्या करना है वो ये करना है, ठीक। एग्जिट के बटन क्लिक पे क्या करना है वो ये करना है, ठीक। और ये तो दरअसल स्क्रीन सेंटर का कोड है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है और दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि विंडो के WPF की एप्लीकेशन भी सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म को यूज़ करती है, और यहाँ पे भी हमने एक ऐड रेफरेंस किया तो काम चल गया। अभी भी वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि जी विजुअल स्टूडियो 2019 में ये स्टेटमेंट काम नहीं करती, ठीक है। तो अब ज़रा वहाँ पे भी आएंगे। अब दरअसल वहाँ पे भी आते हैं। अच्छा, यहाँ से भी 3 फाइल्स थी कि मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। अभी हमने क्या किया, अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट और विजुअल स्टूडियो 2012 में, ठीक है, क्या काम कर लिए। हमने एक कंसोल एप्लीकेशन देखी कि जिसने system डॉट विंडो डॉट फॉर्म को यूज़ किया, और फिर हमने एक दूसरी कंसोल एप्लीकेशन देखी जो कि विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को रन करता है, और हमने एक तीसरा प्रोजेक्ट भी देखा है कि जिसमें WPF की एप्लीकेशन विंडो फॉर्म को यूज़ करती है, और वो कुछ एरर्स आए थे वो हमने रिजॉल्व किए हैं ऐड रेफरेंस करके। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो 2019 पर। फिर भी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लेके चलता हूँ। प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, इसका फिलहाल लोकेशन मैं डेस्कटॉप पर रख देता हूँ, और नेक्स्ट .NET 5। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बतानी है। एक मिनट, ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो ले। हाँ, रिजॉल्व हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें जी, क्लास है, ठीक है। क्लास की बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस क्या होती है, इंटरनल होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो स्टैटिक है, ये जो मेन का फंक्शन है, ठीक है, मेन के फंक्शन की जो एक्सेस क्या है यहाँ पे लिखी तो नहीं हुई। तो यहाँ पे बाय मेंबर ऑफ अ क्लास, मेन का फंक्शन मेंबर ऑफ अ क्लास है, तो मेंबर ऑफ अ क्लास की जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस है वो प्राइवेट होती है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं इस प्रोग्राम .cs की तरफ। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल A कंट्रोल V। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। वो कहता है जी इसमें बिल्ड एरर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या मसला हो गया, ठीक है। तो वो कहता है जी मुझे ये फॉर्म्स का नेम स्पेस मिला ही नहीं। अच्छा, नहीं मिला, चलें। आप एक तरीका तो ये कहते हैं, आप ये कहेंगे कि मैं ऐसा करता हूँ कि व्यूज़ जो 2012 में ऐड रेफरेंस किया था, और अगर मैं यहाँ पे भी ऐड रेफरेंस करूँ तो क्या गुजारा हो सकेगा। क्या कर लेते हैं, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, नो आइटम्स फाउंड। अच्छा, शेड प्रोजेक्ट्स, कॉम, हाँ ये कॉम पे आ गए, ठीक है। कॉम पे आके हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखें सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म, सिस्टम डॉट, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट DLL मिली है, लेकिन मुझे सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म नहीं मिला, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं। वो कहता है नो आइटम फाउंड, कि मुझे सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म मिला ही नहीं। तो जब उसे मिला ही नहीं तो वो हमें एरर सही दे रहा ना। तो इसका भी हल क्या है, वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ बिल्ड फेल्ड, बड़े बुरे तरीके से फेल हो चुकी है। तो अब इस वीडियो का दरअसल मकसद ये था, दरअसल मैं एक फ़्लो में लेके आना चाह रहा था, और यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि जिसका मकसद ये है कि ये हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। अच्छा, अब इसके लिए इसका हल ये है कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से DLL डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ से एक DLL डाउनलोड कर लें। ये जो पहली कोई वर्जन है 4.7, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो, अच्छा इसी वेबसाइट का नाम क्या है, www.dllfile.com, ठीक है। हमने यहाँ से ये जो सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म है ना, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड हो चुकी, मैं कहता हूँ शो इन फोल्डर। अच्छा, ये है जी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी,
और व्यूज जो 2019 में आ जाता हूँ और यहाँ पे आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। किधर गया पेस्ट? पेस्ट यहाँ से कंट्रोल भी कर देता हूँ, फिर चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। कॉपी और पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, अभी देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे system डॉट विंडो डॉट फॉर्म एरर मैसेजेस आए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक भी करके देखा था, वो पेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन इसका एक दूसरा हल था, ठीक है। तो हमने ये करना था कि हमने जब ये स्टेटमेंट, जब हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी किया तो ये कह रहा है कि मैं फॉर्म के नेम से इसको जानता ही नहीं। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड और ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो वो DLL, यहाँ पे कॉम के पोर्शन में तो हमें सिस्टम डॉट विंडो, आप कहेंगे कॉम के पोर्शन में हमें सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म तो मिला ही नहीं, तो हम यहाँ पे आए ही क्यों। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसे ब्राउज कहते हैं, ठीक है। ब्राउज, आप यहाँ पे इस ब्राउज के बटन पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब है कि आपके किसी कंप्यूटर में कोई DLL पड़ी हो, आप वो इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ से ब्राउज करेंगे। तो ये दरअसल मेरा डेमो का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने वो जो अभी हमें डाउनलोड की थी अभी सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म, हम उसको यहाँ से हमने उसे किसी फोल्डर में रखवा दिया एक्सट्रैक्ट करके, और यहाँ से हम उसे ऐड करवा देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ये हमें एरर गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि अब उसे DLL मिल चुकी है। अब आप कहेंगे DLL उसे कहाँ मिल चुकी है, तो ये देखिए ज़रा, आप ये डिपेंडेंसीज पे क्लिक करें, असेंबली पे क्लिक करें, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म ऐड हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान है, ठीक है। इसका नुकसान ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये डेमो का फोल्डर आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो इस डेमो के फोल्डर में ये सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म का इस पाथ पे उसने जो व्यू स्टूडियो है वो इस पाथ पे देखेगा कि उसे ये फाइल मिले, ठीक है ना। तो जब आप फर्स्ट कर लें कि आप इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो ये पाथ तो रिमूव हो गया, तो वो व्यू स्टूडियो फिर एरर देगा। तो उसका एक दूसरा हल ये है कि आप यहाँ पे ऐसा करें, ऐड करें और ऐड न्यू फोल्डर करें, और इसका नाम रखें लाइब्रेरी, ठीक है। अब आप करें ये कि इस यहाँ से ये कॉपी करें, कॉपी, और इसमें आके पेस्ट कर दें। और मज़ीद ये कि आपने एक एंट्री यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे आए, एडिट प्रोजेक्ट फाइल। अच्छा, यहाँ पे उसने ना दरअसल जब हमने ऐड रेफरेंस कर दिया, जब हमने ब्राउज करके ऐड रेफरेंस कर दिया, तो वो दरअसल उसने एक ये एंट्री दे दी, उसने प्रोग्राम के अंदर ये एंट्री दे दी, बल्कि इस CS प्रोज फाइल के अंदर उसने इस CS प्रोज फाइल के अंदर ये एंट्री दे दी, ठीक है। अब देखें उसने ये एक पाथ बनाया हुआ है, तो हम कहते हैं कि जी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा करें कि टिल्डा का मतलब है आप इस प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी पे आएँ, मतलब इसका मतलब है कंसोल ऐप 1 के फोल्डर पे आएँ। यहाँ पे एक लाइब्रेरी का फोल्डर होगा और उसके अंदर सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म की DLL पड़ी होगी। आप यहाँ से इसे सेव कर दें और वापस आ जाएं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अभी भी कोई एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि अब हमने क्या किया है, हम इसकी प्रोजेक्ट फाइल में जब हमने ऐड रेफरेंस कहा था, जब हमने ब्राउज करके या किसी भी फॉर्म में जब हमने ऐड रेफरेंस कहा था, तो उसने दरअसल इस CS प्रोज फाइल के अंदर एंट्री दी थी उसकी, ठीक है। तो हमने उस एंट्री को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि अब हमने उसे कह दिया कि ये जो DLL है इस प्रोजेक्ट के अंदर इस लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर है। अब जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अच्छा, अब एरर तो रिजोल्व हो गया, क्या प्रोग्राम चलेगा? चला के देख लेते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, हम एरर तो रिजोल्व हो चुका, लेकिन उसने हमें एक और एरर दे दिया, क्या एरर दे दिया, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कॉमन। कहता है मुझे ये नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे ये भी दे देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन के स्टेप्स भी लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पे इसके
रेजोल्यूशन के सबसे लिखे थे, आपने इसको ऐड रेफरेंस करना है सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म यूजिंग ब्राउज ऑप्शन। ब्राउज ऑप्शन से आपने ये ऐड रेफरेंस करवा देना है, और आप देख चुके कि मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर। अच्छा, अगला स्टेप ये था कि आपने दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। एक के पैकेज का नाम है सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कॉमन, और एक दूसरे पैकेज का नाम है सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट परमिशन, ठीक है। और कहाँ से? NuGet पैकेज मैनेजर से। तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर राइट क्लिक करें, मैनेज NuGet पैकेज मैनेजर। फिर से इस प्रोजेक्ट, ये कंसोल ऐप 1, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे सोल्यूशन का नाम है कंसोल ऐप 1, और ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कंसोल ऐप 1, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट पे आके आपने करना है मैनेज NuGet पैकेजेस, ठीक है। अब वो दिखा देगा, अब देखें, एक है इंस्टॉल्ड का टैब कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, और ब्राउज का मतलब है कि आप पैकेजेस ढूंढेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें एक सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कॉमन चाहिए जिसकी उसने शोर मचाया है, ठीक है। तो हम कहेंगे Ctrl+C, इसको यहाँ से कॉपी किया, और हमने कहा कि जी हमें ये पैकेज चाहिए, हमें दो। उसने कहा कि आप इस पैकेज की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा जी मैं बिल्कुल इस पैकेज की बात कर रहा हूँ। चूँकि मेरा ये .NET 5 है, तो मैंने यहाँ पे वर्जन 5 सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इंस्टॉल कर दूँगा। वो पूछ रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जी बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो देखें जी, अब देखें उसने डिपेंडेंसी के फोल्डर के अंदर उसने देखें एक पैकेजेस का एक नई चीज़ ऐड कर दी है, और उस पैकेज के अंदर उसने एक सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कॉमन ऐड कर दी है, ठीक है ना। अच्छा, और अभी फ़िलहाल हम वापस इधर आते हैं, और Ctrl+S करके ना, ये Ctrl+Shift+S से हम सारा सेव कर लेते हैं, और अब उसे कहते हैं कि इसे दोबारा चलाते हैं। उसने कहा जी एक और एरर आ गया। कौन सा एरर आ गया जी? वो कहता है जी सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट परमिशन, अब मुझे ये नहीं मिला। कोई बात नहीं, तो मैं ये भी दे देते हैं। देखिए जी, मैंने यहाँ पे कहा था कि हमें एक सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म की डीएलएल चाहिए, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कॉमन का पैकेज चाहिए, और हमें एक और पैकेज चाहिए। ये तो हमने दिया नहीं, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसी मैनेज NuGet पैकेज मैनेजर में आके Ctrl+V करेंगे। वो कहेगा आप इसकी बात कर रहे हो, मैं कहूँगा जी मैं इसकी बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं .NET 5 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, वर्जन 5, और इंस्टॉल कर दूँगा, और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि देखें जी, अब यहाँ पे पैकेजेस के अंदर ये जो डिपेंडेंसी है, इस पैकेज के अंदर हमारी दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, एक सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कॉमन, और एक सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट परमिशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें हमें सिर्फ एक लाइन चलानी थी, ठीक है। हम देखें ज़रा कैसी बात है, ये देखें, हमने सिर्फ एक लाइन चलानी थी, उसके लिए हमें एक असेंबली देनी पड़ी, और दो पैकेजेस देने पड़े। ये हमने सिर्फ एक लाइन ऐड करवानी थी, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करती है कि देखिए जी, हमने सिर्फ एक लाइन चलानी थी, और इसके बदले में हमें एक असेंबली देनी पड़ी, और दो पैकेजेस देने पड़े, ठीक है। अब ज़रा अब चला के देखते हैं क्या ये अब काम करता है। जी बिल्कुल, ये व्यू स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन में सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म चल चुका है, ठीक है। तो फिर क्या बात हो गई, हमने ये एक वन लाइन स्टेटमेंट, हमने इस वन लाइन स्टेटमेंट को चलाना था, और उसके बदले में हमें एक असेंबली देनी पड़ी, और दो पैकेजेस देने पड़े। और पैकेजेस हमने मैनेज NuGet पैकेज मैनेजर था, ये था यहाँ से, ये जो एक NuGet पैकेज मैनेजर है, हमने वहाँ से दो पैकेजेस इंस्टॉल किए, और एक असेंबली हमने वो जो इंटरनेट से हमने डाउनलोड की थी, और हमने इसको यहाँ पे ऐड करवाया, ठीक है, इस लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर, ठीक है। कि अगर आप इसको ये प्रोजेक्ट देते हैं, तो उसको ये जो लाइब्रेरी का फोल्डर उसके अंदर मौजूद होगा, और वो उसे देख लेगा, ठीक है। आप ये देखें कि देखिए बात ये है कि जब भी हम कोई ऐड रेफरेंस करते हैं, तो वो दरअसल इस CS प्रोच की फाइल में एंट्री देता है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक रेफरेंस ऐड हुआ है इस नाम से, और एक दो पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं इस नाम से, ठीक है। तो अभी हमने ये एक तरीका देखा है, वन लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है इस अंदाज में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हाँ, अब हम कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई क्लोज सोल्यूशन, इसको यहाँ से कंट्रोल और न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट में अभी हम फिर एक कंसोल एप्लीकेशन सेट करते हैं,
और डेस्कटॉप भी और नेक्स्ट करते हैं .NET 5 करंट टारगेट फ्रेमवर्क। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये जो दूसरा हमारा था, ये हमारी फाइल कौन सी थी? ये हमारी फाइल वो वाली थी कि जिसने, ये वो कंसोल एप्लीकेशन है कि जिसने आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन रन करवानी है। ठीक है जी। तो इस कंट्रोल A कंट्रोल C इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ और यहाँ से चला देता हूँ। वो कहेगा जी इसमें तो एरर्स हैं। ठीक है, और उसने यहाँ पे हमें 21 एरर्स दिए हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। उसको नेम से नहीं मिला होगा, इसी वाले से वो बात कर रहा होगा। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ऐसा करो कि हम तुम्हें ऐड करते हैं, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, ब्राउज़, और यहाँ पे ब्राउज़ किया और system.window.form ऐड किया, ओके किया। अब देखें उसने, देखें ना, ये CS प्रोज फाइल में उसने एंट्री दे दी कि ये चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, ऐड न्यू फोल्डर, इसका नाम भी देता हूँ लाइब्रेरी। ठीक है, और इस लाइब्रेरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इसी CS प्रोज की फाइल में मैं एंट्री दे देता हूँ कि यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक लाइब्रेरी का फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर ये डीएलएल पड़ी है। ठीक है जी, और ये एक काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो कंसोल एप्लीकेशन जो डिफरेंट साइज, मतलब कि ये वो कंसोल एप्लीकेशन है जो आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन रन करवा रही है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अब मैं डायरेक्ट काम करता हूँ क्योंकि अभी हमें देख तो लिया कि क्या मसला है। वो कहता है कि हमें 2 असेंबली चाहिए, एक एक्सेसिबिलिटी की, एक विंडो.फॉर्म की, और हमें 3 पैकेजेस चाहिए। मतलब कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 असेंबली और 3 पैकेज। अच्छा, ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। अच्छा हाँ, अभी हमने ये एक जो है ना ऐड करवा ली। अच्छा, फिर अभी हमें एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमें एक्सेसिबिलिटी की डीएलएल भी दो। एक्सेसिबिलिटी डीएलएल डाउनलोड। वो कहेगा आप इसकी बात कर रहे हो, मैं कहूँगा जी मैं बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ से जो भी पहला वर्जन है 4.7 है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस, और ये डाउनलोड शुरू हो गई। ठीक है, मैं इस फोल्डर में आया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये डीएलएल कॉपी की और अपने डेमो के फोल्डर में आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। ठीक, और मैं यहाँ पे आके मैं कहूँगा ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, ब्राउज़ और एक्सेसिबिलिटी टू डीएलएल ऐड, और ओके कर दूँगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखें कि उसने CS प्रोज फाइल में एक एंट्री दी होनी है। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम ये कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी की ये फाइल उठाओ, कॉपी, और लाइब्रेरी में आके पेस्ट कर दो, और इस यहाँ पे एक एंट्री दे दो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती कि लाइब्रेरी के फोल्डर में ये डीएलएल पड़ी है। ये ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अब देख लेते हैं। देखें जी, अब डिपेंडेंसी में देखें तो उसने हमारी 2 असेंबली ऐड करवा दी हैं। अब हमें कितनी चाहिए, अब हमें 3 पैकेज चाहिए। ठीक है, तो वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, यहाँ से ब्राउज, यहाँ से हम कर लेते हैं एक का नाम है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कंट्रोल C, यहाँ पे कह रहे हैं कंट्रोल V, ये system.configuration मैनेजर, यहाँ से मैं बटन सेट करूँगा 5 और इंस्टॉल कर दूँगा। ओके, और उसने यहाँ पे हमें पैकेज इंस्टॉल कर दिया। हम कहेंगे एक दूसरा पैकेज है system.drawing.common,
तो हम उससे ये भी पैकेज कहते हैं हमें डाउनलोड करना है system.out.common और यहाँ से .NET 5 और इंस्टॉल। और ये देखते ही देखते उसने हमारा दूसरा पैकेज भी दे दिया है। अब हम तीसरा पैकेज देते हैं Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, ये हमारा आखिरी पैकेज है तीसरा। और यहाँ से .NET 5 और ये इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल ये भी हो गया। अच्छा जी, अब देख लें, अब अभी ये देख लें कि हम ये जो हमारा ये वो कंसोल एप्लीकेशन है जो आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को रन करवा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 असेंबलीज और 3 पैकेजेस चाहिए जो कि हमने इसको दे दिए हैं। ठीक है, मतलब कि डिपेंडेंसी अब रिजॉल्व हो जाएगी। और अब हम इसे चला के देखते हैं। कंट्रोल सेव करते हैं इसे और रन। अब ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे भी ठीक काम करेगा कि ये वो कंसोल एप्लीकेशन है जो आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को रन कर रही है। नेम ऑफ डिपॉजिटर अली 1 2 3 4 5 एंड डिपॉजिट 1000, करंट बैलेंस 2000 क्योंकि एक 1000 हम पहले से सेट करवा चुके थे। मैं 1300 निकलवाना चाहता हूँ। विड्रॉ, अब इसने ये देख रहे हैं, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कंसोल एप्लीकेशन ने आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। उसने कहा रिमेनिंग बैलेंस 700। मैं ऐसा कहता हूँ ओके, मतलब वो हम ये कह रहा हूँ कि मैं 1300 और निकलवाना चाहता हूँ, तो वो कह रहे हैं नॉट सफिशिएंट बैलेंस और रिमेनिंग बैलेंस आपका 700 ही है। ठीक है, तो अब ये भी एक इन्फॉर्मेशन, ये भी एक डिफरेंट स्टाइल कवर हो गया है। ठीक है, अभी एक तीसरा डिफरेंट स्टाइल भी कवर होने वाला रहता है जो कि विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन जो आगे से नहीं सॉरी एक WPF की एप्लीकेशन जो आगे से विंडो फॉर्म को यूज़ करे। उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्लोज सोल्यूशन करूँगा और यहाँ से मैं प्रोजेक्ट WPF एप्लीकेशन, ठीक है, ये WPF एप्लीकेशन है। ठीक है, और डेस्कटॉप पर ये नेक्स्ट कर दूँगा। ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी फ़िलहाल क्रिएट हुई है, तो मैं दरअसल उस कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ना चाह रहा था। अच्छा जी, इसमें भी वही मैंने आपको बताया था कि WPF में वही बात है। एक XAML है जिसको जो आपको HTML लाइक इन्वायरमेंट दिया गया कि जिसमें आप यूज़र इंटरफेस क्रिएट करें। ठीक है, इसके पीछे भी C# के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। और XAML वो है कि जिसमें एक पार्शियल फाइल XAML का डिज़ाइनर बना रहा है, एक पार्शियल फाइल WPF का डिज़ाइनर बना रहा है और दूसरी पार्शियल फाइल हमारे पास है, और ये आपस में मर्ज होकर एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल मैं यहाँ पे आऊँगा, Ctrl+A Ctrl+C, यहाँ पे आके अच्छा इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूँ कि देखें इसके अंदर भी ये टूल बॉक्स मौजूद है। किधर गया टूल बॉक्स? ये टूल बॉक्स, इसके अंदर भी ये टूल बॉक्स मौजूद है। यहाँ पे लिखा है टूल बॉक्स इनिशियलाइजिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि एक चीज़, मतलब कोई चीज़ दिमाग में तंग ना करे। इनिशियलाइजिंग देखें जी। अच्छा ये WPF कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी सेटिंग करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ का टैब भी ये देखें, यहाँ पे आपने यहाँ से बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन क्रिएट किया। आप इसे डॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये बार बार गायब ना हो, ये यहाँ पे छुप जाता है। आप ये इसको यहाँ से आप डॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी सेटिंग करनी है। ये प्रॉपर्टी सेटिंग भी बार बार गायब हो जाता है। मैं इसको यहाँ से डॉक कर ही देता हूँ। देखें अब ये परमानेंट हो गया है। मैं इसको यहाँ से भी डॉक कर देता हूँ ताकि ये भी परमानेंट हो जाए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बटन क्रिएट किया और यहाँ से आपने प्रॉपर्टी सेटिंग की और आपकी एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। अभी फ़िलहाल जो हमने कोड लिखा हुआ है, फ़िलहाल हम उसी को कॉपी करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे ये XAML है, Ctrl+A Ctrl+V।
देखिए जी उसने ये एक यूज़र इंटरफेस हमारा क्रिएट कर दिया। अब हम xaml.cs में आए, इसी कोड बिहाइंड फाइल पे, अगर हम वहाँ पे ये कोड दें Ctrl+A Ctrl+C और Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है, और फिलहाल हम इसे सेव कर दें, ठीक है, और इसे हम रन करेंगे। इसे रन करते हैं, देखते हैं ये हमें क्या एरर्स देता है। वो कहते हैं बिल्ड एरर्स मौजूद हैं, उसने हमें 27 एरर्स दिए हैं, ठीक है, तो उसे देने भी चाहिए क्योंकि हमें उसे रेफरेंस नहीं दिया, ठीक है। उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस ब्राउज system.window.form ऐड ओके। अच्छा, मैं इसके लिए मैं लाइब्रेरी का फोल्डर नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि फ़िलहाल अभी इससे इसको चलाना काम है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर लेगा और फिर इसे हम रन करेंगे। अब देखते हैं कुछ एरर्स ना हुए तो ये चल पड़ेगा। अभी भी कुछ एरर्स मौजूद हैं, 11 एरर्स मौजूद हैं। Initialize component does not exist in the current context, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, और फिलहाल इसको भी देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे एरर्स हमें देखने को मिले थे और वो एरर्स दरअसल ये थे कि अगर हम कोड बिहाइंड फाइल में देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये दरअसल आइडेंटिफायर्स के एरर्स हैं, ठीक है। इसमें कोई इतनी मतलब कि ख़ास बात नहीं थी। वो दरअसल बात ये है कि यहाँ पे मैंने यूज़र नेम अंडरस्कोर लेबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और लेबल के नाम यूज़ किए हुए हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखता टेक्स्ट बॉक्स की जगह यूज़र नेम डॉट, एक मिनट यहाँ पे फिर देख लेते हैं नेमिंग एरर्स कहाँ हैं। यूज़र नेम, ये लेबल, ये सारे लेबल्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स अभी देख लें, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स जी। तो वो एरर्स वो काफ़ी वो रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है। इसमें दरअसल ये था कि WPF एप्लीकेशन डैट यूजेस विंडो फॉर्म, उसमें हमें एक असेंबली की ज़रूरत थी system.window.form की, और एक पैकेज की ज़रूरत थी system.drawing.common की, ठीक है। तो हम इसको अब ज़रा दोबारा से इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। WPF1 और नेक्स्ट करते हैं .NET 5 क्रिएट, क्योंकि हमें पहले से वो असेंबली और वो पैकेज दे देना चाहिए था, जो कि भी हम इसकी बात कर रहे थे। हमें एक असेंबली देनी थी इसको और एक पैकेज देना था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से फिर वही बात, ये XAML Ctrl+A Ctrl+C, यहाँ पे आगे Ctrl+A Ctrl+V, ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका। यहाँ से हमने इमेज हमारे फोल्डर में हमने नहीं लगाई हुई, इसको हम ऐसे कमेंट कर देते हैं Ctrl+K Ctrl+C, ठीक, इसको हम कमेंट कर देते हैं और ठीक है। और कोड बिहाइंड फाइल पे आते हैं, यहाँ से फिर ये प्रोग्राम कॉपी करते हैं Ctrl+A Ctrl+C, यहाँ पे भी Ctrl+A Ctrl+V, ठीक। वो उसने काफ़ी शोर मचाना है क्योंकि उसको बहुत कुछ नहीं मिला, इस वजह से हमने क्या कहा था, उसको एक असेंबली की ज़रूरत है और एक पैकेज की ज़रूरत है। तो असेंबली तुम्हें हम दे देते हैं ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस ब्राउज system.window.form.dll ऐड ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक असेंबली ऐड हो चुकी है, ठीक है। आप चाहें तो इस असेंबली को प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ही रखवा सकते हैं, जैसा कि हम पहले कर चुके, लेकिन फिलहाल अभी सिंपलिसिटी के लिए अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि इसको रेफरेंस तो मिल ही गया ना। लेकिन ये है कि अगर वो फोल्डर को कुछ हो गया तो ये रेफरेंस भी खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तो मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, हम यहाँ पे हमने चीज़ क्या करना था, यहाँ पे हमने system.drawing.common इसको हमने इंस्टॉल करना था। हमने यहाँ पे करना था system.drawing.common,
यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो अब देखें कि अब वो एरर्स एकदम गायब होते दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उसे एक असेंबली चाहिए थी, दे दी system डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट डी एल एल, और उसे एक पैकेज दे दिया system डॉट ड्राइंग डॉट कॉमन का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये शोर मचाना बंद कर चुका है। अब ये किसी किस्म का शोर नहीं मचा रहा। ठीक है, वो पहले मसला सिर्फ इतना था कि हमें जो चीज़ें इससे दरकार थी वो हमें उसे पहले ही दे देनी चाहिए थी। तो अब हमें यहाँ पे सेव किया और इसे रन करते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये वो कंसेप्ट है, ये वो चीज़ है कि विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन WPF एप्लीकेशन विंडो फॉर्म को यूज़ करती है। देखिए जी, यहाँ पे अगर मैं अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स डालूँ, जो कि हम अगर आप ये देखना चाहें तो इसकी कोड भी हैंड में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे ये दिया हुआ है 116। यहाँ पे हम देखिए, उसने कहा जी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अच्छा, ये WPF एप्लीकेशन थी कि जिसने विंडो फॉर्म को यूज़ किया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो ये सब कुछ एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हाँ, अगर हम देखें इसी कोड भी हैंड फाइल में देखें, मैंने एक चेक लगाया हुआ था कि अगर 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 जो देखें जी, हम टेक्स्ट फील्ड से डेटा उठा रहे हैं। ठीक है ना, अगर तो टेक्स्ट फील्ड में तुम्हें ये मिले और अगर टेक्स्ट फील्ड से तुम्हें ये मिले तो कहना सक्सेस, वरना कहना एरर। ठीक, तो ये वो चीज़ें थी कि ये जो चीज़ें तंग करती हैं। ठीक है, ये दरअसल मैंने सिस्टम डॉट विंडो, ये पूरी हमारी वीडियो की डिस्कशन सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म पर थी कि जिसमें हमने डिफरेंट स्टाइल्स देखे हैं। हमने कमांड प्रॉम्प्ट देखा, हमने विजुअल स्टूडियो 2012 देखा, हमने विजुअल स्टूडियो 2019 देखा। ठीक, और मज़ीद ये कि उनमें आगे से कुछ ये तो थे 3 मोड्स, फिर आगे से 3 स्टाइल्स कि एक कंसोल एप्लीकेशन वो कि जो सिर्फ सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म को यूज़ कर रही है, फिर एक वो कंसोल एप्लीकेशन जो आगे से विंडो फॉर्म की एप्लीकेशन को रन कर रही है। ये दो मतलब कंसोल एप्लीकेशन के 2 डिफरेंट फ्लेवर्स। फिर हमने WPF एप्लीकेशन को देखा कि जो आगे से सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म को यूज़ करती है। तो ये सारी बातें हमने की आज। ठीक है, तो एक मतलब फिर रिपीट कर लेते हैं। हमने इस पूरी वीडियो का मकसद सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म पर थी, और डिफरेंट स्टाइल्स इन्फॉर्मेशन को हमने इकट्ठा किया है और आपके सामने पेश किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।